टेक्सास के ऊपर आपने चिल्लाया, जब आपने मणिपुर के ऊपर चिल्लाया, आपने राफेल के ऊपर चिल्लाया, और जब जब हमने उस पर जवाब देने के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह जी आए, आप लोग अपना संसद छोड़ के चले गए। जब आपने इतना क्वेश्चन पूछा, 3-3 4-4 दिन बंद किया, तो कम से कम जो हम कह रहे हैं वो सुन तो लेते। आपने नहीं सुना। ये उनकी मानसिक विकलांगता की स्थिति कि वो कौन मुर्दा होगी जो वंदे मातरम बोलेगी। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे, और भारत के रहने खाने पीने और उसके संसाधनों को यूज करने के बाद भी आप ये कहोगे कि मुर्दा कौन होगी जो ये कहेंगे कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए। हम है जिसके लिए हम चल रहे हैं। हम लोगों को इन सब विषयों पर नहीं आना चाहिए। अब कल आंदोलन करेंगे भैया, कौन आंदोलन करेगा? आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी पे। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे शीतकालीन सत्र की। लगातार शीतकालीन सत्र में ऐसे हंगामे हो रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। सवाल का जवाब कुछ यूं आ रहा है कि चाहे वो पहले वंदे मातरम को लेके हो, चाहे वो अब मनरेगा को लेके हो, उसको लेके भी लगातार बहुत सारी सियासी हलचल जो है वो अब देखने को मिल गई है। अब मैं आज की कुछ सुर्खियों के ऊपर जो है वो नजर डलवाना चाहूंगी। आज के तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है एक खबर छपी कि जी राम जी विधेयक को वापस कराने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाया जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा है, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद शुक्रवार को इस प्रस्तावित कानून प्रदेश एवं गांवों के खिलाफ है, और इसे वापस लेने के लिए सरकार को हम विवश कर देंगे। अब इसी के साथ में अगर हम अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि मैं जो है वो कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी मां जो है वो जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी भी कसम खाता हूं। मैं तमाम उन लोगों की भी जो है वो कसम खाता हूं कि ये कानून जो है वो वापस होगा, क्योंकि एक व्यक्ति, एक मंत्री जो गरीबों के प्रति दया दिखाता है, अब मनरेगा को वो खत्म कर रहे हैं। कोई मजबूरी है इन लोगों की, यानी कि केंद्र सरकार की, जो ये यानी कि बीजेपी केंद्र सरकार बता नहीं रही है। खड़गे ने कहा कि आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आएगा कि इस कानून को भी वैसे ही वापस किया जाएगा जैसे कृषि कानूनों को वापस किया गया था। और उन्होंने सवाल किया, और ये सवाल वाजिब भी है, बनता भी है, कि आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन हो, सड़कें जाम हो, विरोध करें, लोग गोलियां खाएं और फिर मरे, तब आप ये कानून जो है वो वापस लेंगे? लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, लोग गोलियों का सामना भी करेंगे, और बहुत सारे लोग जो है वो इस कानून का समर्थन भी नहीं करेंगे, और हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसी सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ है। शुभेंदु जी, पूरी खबर आपने जो है वो सुन ली होगी। आज की तमाम सारे प्रतिष्ठित जो है वो न्यूज़पेपरों की हेडलाइंस जो है ये बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये कि मनरेगा कांग्रेस के वक्त में आई हुई एक विधेयक था, एक कानून था, और काफी लोगों को लाभ भी हो रहा था। बदलाव की जरूरत क्या पड़ी? और जो सवाल जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि मनरेगा को लेके ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेके तमाम जितने भी विपक्ष है, सब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। सहमति कहां? ठीक, देखिए, आपके इस पॉडकास्ट में ये मुद्दा इस पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ, शीतकालीन पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इस शीतकालीन पार्लियामेंट का जब स्टार्टिंग हुआ तो बिहार से हार के कांग्रेस आई हुई थी, और वो ये कह रही थी कि एसआईआर के कारण हम हार गए, और एसआईआर को लेके बड़ा झगड़ा भी किया उन्होंने। उसके लिए एक लाइन में जवाब देता हूं मैं कि एक घर में एक रोटी जल गई, तो खान साहब से पूछा गया, ये रोटी क्यों जल रही है तुम्हारी? तो बोले, साहब जो गैस का चूल्हा है वो ठीक नहीं है। तो घर वालों ने कहा, बिल्कुल सही बात कही, गैस का चूल्हा को ठीक कर दो, चेंज कर दो। तो वो भी चेंज हो गया, फिर भी रोटी जल गई। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या है? तो उन्होंने कहा कि साहब
चूल्हा तो ठीक है, तवा थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। तो तवा भी चेंज कराया गया इसी तरीके से। कभी आटा और कभी पानी भी ठीक नहीं था, खारा पानी है, इसके कारण जल रही है। पर बाद में समझ में आया कि वो खानसामा ही गलत था, उसको ही चेंज करना चाहिए था। यही कांग्रेस की स्थिति है लगातार। तो कांग्रेस की जो खानसामा है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जब तक वो चेंज नहीं होगा तो इसी तरीके की हार होती रहेंगी। आप कभी ईवीएम पे, कभी कितना हम लोग डिस्कस करते थे, ईवीएम इतनी बदनाम हो गई थी, पता नहीं जितनी बदनाम तो कोई और नहीं था। फिर भी जब ईवीएम के लिए उसने इलेक्शन कमीशन ने 100 जगह पे ईवीएम मशीन रखी और कहा जरा हैक करके दिखाओ, कोई नहीं आया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अब एसआईआर के ऊपर किसी भी जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसका काम होता है कि अपनी जो लिस्ट है उसको ठीक करना। जो लोग चले गए, जो लोग मृत्यु हो गई, जो लोग ट्रांसफर हो गए, उसको ठीक करना। और 2010 का जो कानून आया था उस समय के चुनाव आयुक्त का, कोई नाम नहीं काटा जाएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया। तो जो जो नाम ऐड हो गए थे, गलत हो गए थे। और ठीक है, एक बात समझो, जहांगीरपुरी में ही दिल्ली के लगभग 3,500 वोट ऐसे बनाए गए जो बांग्लादेशी लोगों के थे, बाद में उनके आधार कार्ड कैंसिल हुए। तो मेरा ये कहना है कि यदि किसी जगह पर कोई चुनाव आयोग एसआईआर करवाता है किसी एरिया में और उसके बाद वोटर लिस्ट शुद्ध होती है, तो विपक्ष को घुसपैठिया आंदोलन बचाने का काम नहीं करना चाहिए। और देश को प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, ये सब चुनने का खाली अधिकार उसको है जो इस देश का निवासी है, विदेशी लोगों को नहीं है। तो पहला तो ये जवाब। फिर उन्होंने एसआईआर पे झगड़ा बहुत किया, नहीं चलने दिया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हमने कहा हम तो डिस्कस कर रहे हैं 8 तारीख को, 9 तारीख को, तब आप बात कर लेना, नहीं ये नहीं, वो नहीं। उसके बाद जिस दिन जब वो चर्चा पे आया विषय, आपने प्रश्न तो पूछ लिए, जब चर्चा में आए और जब उन्होंने जवाब देना चालू किया हमारे गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने, तो उठ के भाग गए। और मेरा यही कहना है कि देखो, जब टेक्सास के ऊपर आपने चिल्लाया, जब आपने मणिपुर के ऊपर चिल्लाया, आपने राफेल के ऊपर चिल्लाया, और जब जब हमने उस पर जवाब देने के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह जी आए, आप लोग अपना संसद छोड़ के चले गए। जब आपने इतना क्वेश्चन पूछा, 3-3, 4-4 दिन बंद किया, तो कम से कम जो हम कह रहे हैं वो सुन तो लेते। आपने नहीं सुना। ये उनकी मानसिक विकलांगता की स्थिति है, पहला। दूसरा, वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। देश में हर आंदोलन वंदे मातरम के नाम से हुआ। बिल्कुल, आजादी का आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। आपके दिल में भी जनगण मन और वंदे मातरम के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो लोग कह रहे हैं चर्चा क्यों हुई है कि असरद मदनी और उनके जो बेटे हैं, उन सब लोगों ने कहा कि वो कौन मुर्दा होगी जो वंदे मातरम बोलेगी। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे, और भारत के रहने, खाने, पीने और उसके संसाधनों को यूज करने के बाद भी आप ये कहोगे कि मुर्दा कौन होगी जो ये कहेंगे कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलेंगे। अरे मातृ वतन, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर लैंग्वेज में अलग है, ये देश है। जब आप मातृ वतन कहते हो, हिंदुस्तान हमारा बोलते हो, तो क्या चीज है? पर आपने वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि 1937 में भी मुस्लिम लीग ने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि नहीं भैया, आगे इसके ये पूरा जो वंदे मातरम है इसको ठीक नहीं है, ये हम लोग नहीं करेंगे। तो आधा कर दिया उन्होंने। हम कब तक मुस्लिम लीग की मानसिकता से रहेंगे भारतवर्ष में? और आज भी जब हम आजाद है, तो ये भैया नई सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ नहीं चलेगा। चाहे वो कौमें मुर्दा हो या जिंदा हो, उनको भारत में रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। और तीसरी बात आ गई, अब आपने मनरेगा के ऊपर कहा, और मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा यदि घोटाला आज तक किसी जगह पे हुआ कांग्रेस की सरकारों में, तो महात्मा गांधी जी का जब मनरेगा में नाम जोड़ा तभी हुआ। और ऐसा हुआ कि तालाब खुद गया, पानी 1 इंच में, मनरेगा का पेमेंट हो गया। जब देखेंगे कि तालाब कहाँ खुदा, तो पता लगा ना तालाब खुदा ना पानी आया, पर पेमेंट हो गया। तो मनरेगा में इसी तरीके की रोड खुद गई, गड्ढे खुदते थे, गड्ढे बंद होते थे, इसी तरीके का चलता आ रहा था। और 2004-5 के आसपास कहीं ये कानून, 5 के आसपास कानून लेके आए थे, और 20 साल हो गए इस कानून में। पहले के सालों में
2014 के पहले सालों में आपने कितना अखबार में पढ़ा कि मनरेगा में ये हो गया, लोग ही नहीं थे, उनके नाम से पैसा खा गए लोग, बीच में सब नेता, कांग्रेस के नेता और नेताओं से जुड़े हुए जो गांव के लोग खाए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी सरकार 14 में आई तो इसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश करी। अब सोचो कि जरूरत क्यों है आपने कहा, अभी आपने पूछा ना कि जरूरत क्यों है, खड़गे साहब और दुनिया भर के लोग दुखी क्यों हो गए। इसमें अभी तक हम 100 डेज का मिनिमम वेतन देते हैं जो वहां के लोग हैं। हमने क्या किया, 100 से बढ़ा के 125 किया जी। हमको लगता था कि 25 और होना चाहिए। तो जो किसान जिसकी बेसिस पे ये आंदोलन करना चाहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको 100 दिन की जगह और 125 दिन मिले हैं। तो पहला तो कानून में ये अच्छी बात है कि उनको और एडिशनल दिन, आपको भी समझ में आता है कि जहां उनको 100 दिन ही मिलता था, 365 दिन में 125 दिन मिलेगा, 25 दिन ज्यादा मिलेगा। और आप देखिए बहुत बार गांव के अंदर कई जगह पे देखा होगा बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं, कई जगह पे मीडियाकर लोकल किसान होता है, छोटा किसान होता है, उसके पास तो अपना खेत होता है, वो अपने आप ही करता है, पर मीडियाकर लेबर खुद कर नहीं सकता, उसको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और वो मिलती नहीं है। तो इस सरकार में अब की बार 125 दिन में 60 दिन वहां की लोकल फसल बोने के लिए जो मजदूरी चाहिए उसको भी अडॉप्ट कर लिया कि भाई आप लोकल फसल होगा और जो भी यहाँ पे उसका पैसा भी हम देंगे। तो एक और अच्छी बात हुई। दूसरी बात, केंद्र सरकार की इस योजना में केंद्र सरकार सीधा उसको हैंडल करता था, राज्यों का बड़ा समावेश नहीं था इसमें। कि आप देखो राज्यों का समावेश नहीं था, इसके कारण राज्यों का कोई था, यदि राज्यों को कोई आवश्यकता, कोई रोड बनवानी है तो वो मनरेगा के लोगों को नहीं ले सकते थे, या गांव की कोई रोड बननी होती थी। तो इस केस में भी सरकार ने कहा ठीक है 60% पैसा हम देंगे, 40% पैसा तुम दो। तो राज्यों को बुलाया, 40% मैं कैसे दूंगा भाई, आपकी रोड बना रहे हैं, जो रोड के लिए लेबर चाहिए वो आपको यहां से मिल रही है, उनको पैसा दे। फिर बोले आप, तो जो पहले 51 करोड़ था, 51,000 करोड़ था, वो 86-87 हजार करोड़ हुआ, अब उसको बढ़ा के 125 करोड़ के आसपास का फिगर लाया जा रहा है। मीन्स जितना हम पहले दे रहे थे उसका 3 टाइम कर दिया हम लोगों ने, और उसके कारण अब सरकार का भी बजट बढ़ा दिया, विकास भी बढ़ा दिया। और एक और चीज समझो, आज 2005 में आपके पास वाईफाई था? नहीं था। इंटरनेट था? नहीं था। आप प्रश्न पूछती थी तो आपको कहीं से लिख के लाना पड़ता था, डायरी लेके थे, आज अपने मोबाइल लेके रखा हुआ है। ऐसे ही गांव में भी विकास हुआ, वहां पे भी यूपीआई चल रहा है, वहां पे भी इंटरनेट पहुंच गए हैं। तो इन 20-25 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ, मैं यदि 2005 और 2025 के कंपैरिजन में करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है गांव का, गांव की रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो उस कानून को बदलना ही चाहिए और इसलिए उस कानून के अंदर चेंज आया। अब आपका कहना था कि इसका नाम जी राम जी क्यों रख दिया? लो, इसमें भी जी राम जी में फंस गए आप लोग। नाम क्यों बदला भैया? इस योजना का जो मनरेगा थी, इसकी पहले का नाम क्या था? नरेगा, नेहरू युवा रोजगार योजना। तो जब नेहरू जी का नाम चेंज करके महात्मा गांधी जी का लाया जा सकता है, तो नई सरकार महात्मा गांधी जी का भी नाम चेंज करके राम का नाम ला सकती है। तो नाम राम के नाम पे सियासत, तो राम के नाम से हर बार सियासत नहीं। ये जो जी राम जी है, ये ग्राम बनता है। ग्राम मतलब गांव, और इस देश का विकास इसी ग्राम से बनेगा। जी राम जी मत बोलो, ग्राम बोलो, है। तो इस ग्राम को बनाने के लिए, इस गांव के विकास के लिए ये नाम रखा गया है। और दूसरी चीज, ये बात आप कहोगे नाम क्यों बदला, तो आपने खुद ही बदला था, नेहरू जी से महात्मा गांधी किया था। दूसरा, महात्मा गांधी तो बिल्कुल राम को मानने वाले थे। महात्मा गांधी के तो उपासक राम ही थे, और एक ही लोगों की समाधि में राम लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की समाधि जाते हैं हम लोग राजघाट, तो उसमें राम लिखा हुआ है। मरते वक्त भी उन्होंने हे राम बोला था। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये खुद उनका भजन था। तो भाई राम से तो महात्मा बीजेपी का बेड़ा तक वो आगे लेके जाएंगे, सबका बेड़ा, आपका, हमारा, और जितने लोग पीछे चले गए और जो आने वाली संतति है जीने वाली, उन सबका काम, उनका बेड़ा पार करेगा कौन? राम जी। और ये ऊपर वाला है सबके लिए। कोई इसको राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस क्राइस्ट कहता है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, पर जो राम है जिसके लिए हम चल रहे हैं, हम लोगों को इन सब विषयों पर नहीं आना चाहिए। अब कल आंदोलन करेंगे भैया, कौन आंदोलन करेगा? किसान कह रहे हैं हमको ज्यादा पैसा मिलना,
राज्य सरकारें कह रही है हमको और अच्छा हो। ये तो जब कृषि कानून आए थे उस टाइम मैंने तो इसीलिए आपको डिटेल कानून बहुत अच्छे हैं, फिर वापस क्यों लिए? सुन तो लो भाई, कानून बहुत अच्छे हैं, ये हमने उस समय कहा, आज भी हम ये कह रहे हैं कि जी राम जी से कोई दिक्कत नहीं है और देश को गांवों का विकास होगा। और हमने आपको बहुत डिटेल में बताया इसके अंदर, और आप डेप्थ में पूछे जाओगे तो हम लोगों ने बहुत प्लानिंग करी है कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, कौन सा गांव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सपोज करो एक गांव आ रहा है, एक रोड आ रही है और गांव की रोड बन रही है, तो गांव की रोड को उस बड़ी रोड के साथ जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का जो काम है वो भी जी राम जी प्रोजेक्ट में है। इसलिए इस योजना में सरकार ने 3 गुना पैसा बढ़ाया, सरकार ने स्टेट का भी भागीदारी दी। स्टेट में मौसम के हिसाब से इसमें 7 दिन अलग जो किए गए हमने, वो इसलिए किए गए कि कहीं हिमाचल में अलग टाइम पे फसल होती है और राजस्थान में अलग टाइम पे होती है, उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग। तो वो राज्य सरकारें अपने अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से वो 7 दिन तय करेंगे कि ये फसल काटने के लिए ये लोग यूटिलाइज किए जाएंगे और वहां मीडिया कर किसानों को ये फायदा होगा। ये है ग्राम जी राम जी। जी चलिए एक सवाल और लेते हैं। बिहार में एक प्रचंड जीत हुई, बिहार के अंदर जो है 10वीं बार जो है वो नीतीश कुमार आगे, लेकिन अभी हाल ही में उनका एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हुआ हिजाब को लेके। उन्होंने हिजाब को जिस तरीके से खींचा, ऑब्जेक्शन जो है अगर बात करें तो गैर सनातनी जितने भी हैं उन सब ने जो है वो ऑब्जेक्शन उठाया। विपक्ष ने भी खूब हंगामा किया कि किसी के संप्रदाय से खिलवाड़ जो है वो नहीं करना चाहिए। इसी के बीच में अगर बात करें तो बीच में बीजेपी के नेता हैं बुचौल, उन्होंने कहा कि जिसको हिजाब पहनना है वो पाकिस्तान जाए। और बुचौल ने यह भी कहा कि हिजाब की आड़ में आतंकवाद पनपता है, आतंकी घटना को अंजाम देकर आतंकी हिजाब पहनकर भाग जाते हैं। जिसको हिजाब पहनना है पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे, वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उनका बिल्कुल सही था। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि महिला डॉक्टर को हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेने नहीं आना चाहिए था। अब मेरा सवाल है यहाँ पे शुभेंदु जी, ये तो आप भी मानते हैं कि हर धर्म है और भारत जो है वो हर धर्मों का देश है, हर धर्म को यहाँ पे जो है वो इज्जत सम्मान जो है वो दिया गया है। हिजाब जो है इस्लामिक उनका खुद का एक उनकी पहचान है, उसे जबरदस्ती खींचना, बीजेपी जिस तरीके से शय दे रही है नीतीश कुमार के इस कांड को, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है? देखिए पहला मैं इसके 3-4 उत्तर देता हूं जी। पहला कि नीतीश जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं नीतीश जी के किसी भी स्टेटमेंट लेकिन बीजेपी समर्थन कर रही है, समर्थन कर रही है। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। मेरी अपनी एक लिमिट है भाजपा की, प्रवक्ता की, भाजपा के विषयों को जवाब देते हैं। पहला तो मैं बहुत ज्यादा उस पर जवाब नहीं देता, फिर भी मैं आता हूँ आपके प्रश्न के जवाब में। किसी भी व्यक्ति को क्या पहनना है, तुमको क्या पहनना है, पैंट शर्ट पहननी है, सलवार सूट पहनना है, हिजाब पहनना है या कुछ और पहनना है, ये तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। ये किसी और का किसी का कोई पाबंद नहीं होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है इस देश का, अभी इस बीच जब आप हमारा और आपका ये हम लोग पॉडकास्ट नहीं हो पा रहा था तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, बिल्कुल बम ब्लास्ट, और उसमें बहुत लोग मारे गए। और जो लोग मारे गए वो बिल्कुल जिनका कोई लेना देना नहीं था, आम पब्लिक जा रही थी, कोई घर के काम से जा रहा था, किसी की बच्ची घर में वेट कर रही थी, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है और किसी और धर्म का भी हो सकता है, महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कपड़े पहने हो सकता है, पर वो गए बीच गाड़ी को उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। कौन लोग थे? डॉक्टर। तो जब आपने ये देखा कि दिल्ली में एक बड़ी आतंकवादी घटना में किसका हाथ था? डॉक्टर्स का। उसके बाद जो लोग पकड़े गए वो कानपुर मेडिकल कॉलेज की एक महिला जिसने ये सब पूरा रचा था, उसके बाद उसका हाथ था, और बहुत सारे डॉक्टरों का, बहुत सारे वाइस चांसलर का, बहुत सारा वो महिलाएं भी थी जो लोगों ने इस पूरे आतंकवादी घटना में साथ दिया था। तो जब इस पूरे भारत में लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं मुस्लिम समाज के, और उसमें से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे पार्टी के अंदर माइनॉरिटी मोर्चा है, संघ की शाखाओं में भी आते हैं। पर वो जो 1-8% जो लोग हैं
जो इस तरीके की घटनाओं को करना चाहते हैं, उससे क्या होता है कि जो मैसेज जाता है वो सबके लिए जाता है। एक गांव में ज्यादा लड़ने वाले लोग थे, पर वो 10% लोग थे, तो उस 10% के कारण पूरा गांव इसलिए जाना जाता था कि ये बड़ा लड़ाकू गांव है। तो इसलिए एक मैसेज गलत चला जाता है हर बार। और जब ऐसा मैसेज जाता है तो मुस्लिम समाज के बड़े लोग, मदनी साहब ऐसे लोग जब ये कहने लगते हैं कि वाइस चांसलर भारत में कोई नहीं है और यहाँ के वाइस चांसलर को क्यों पकड़ लिया गया, जिस कॉलेज के बच्चों ने ये बड़ा कांड किया और वाइस चांसलर के साथ उसका कनेक्ट मिला, तब मदनी ऐसे लोग जो धर्मगुरु लोग हैं इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, तो जो अनपढ़ मुसलमान लोग होता है वो सही मान लेता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है। यही गलती है। ऐसे समय पर जब बड़ा आतंकवादी हो, घटना हुआ हो और निरीह लोग मारे गए हो, उस समय सभी मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं लोगों को आना चाहिए कि बिल्कुल गलत है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और वो नहीं आते। कांग्रेस का भी नहीं आया इस तरीके का। कांग्रेस का मदनी के ऊपर भी स्टेटमेंट पे जवाब नहीं आया कि नहीं गलत बात है। वाइस चांसलर हो या कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, या कोई भी पोस्ट पे बैठा हो, यदि आतंकवादी घटनाओं से, आतंकवादियों से जुड़ा होगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा ही। मेरा ये फिर से मैं आपके वापस पॉइंट पे आता हूं कि क्या उसके हिजाब को खोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। जो जिस तरीके से जो महिला जिस तरीके के है, तो बहुत सारी चीजों को मैं कहता हूं अब आजकल एग्जाम में होने लगा, गलत बेमानी होने लगी तो स्कूल में कहा जाने लगा कि आप हिजाब पहन के एग्जाम नहीं दे सकते। कर्नाटका में भी काफी इसका बवाल हुआ पीछे। अब हमको कौन सा भारत चाहिए ये आपको हमको सोचना है। एक ऐसा भारत चाहिए जो 21वीं शताब्दी की ओर जा रहा है, या ऐसा भारत चाहिए जो हिजाब पहन के आतंकवादी घटना कर रहा है, या ऐसा भारत चाहिए जो आज के भारत 21वीं शताब्दी की जगह पर वो 17वीं शताब्दी की ओर लेके जा रहा है। और उसी लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ट्रिपल तलाक, बहुत सारे उनके काम और ये वक्फ बोर्ड, दुनिया भर का जो डेवलपमेंट का काम हुआ हो रहा है, पर हमको और समय लगेगा। पर इस समय तक मैं अनुरोध करता हूं उन सब लोगों से जो ये सोच लेते हैं कि मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति आतंकवादी होगा तो गलत है। वो बड़े नेता, मुस्लिम समाज के बड़े नेता इस तरीके की घटना का सरेआम उनको विरोध करना चाहिए अपने ट्विटर एंगल से, और विपक्षी के लोगों को भी, विपक्ष के लोगों को भी ऐसे मैटर पे जो उनके नेता देवबंद से और कहीं से फतवा जारी करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, उनको भी आपको बड़े विपक्ष के नेताओं को भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मैटर है और इस तरीके के जवाब मत दो। पर हमारा विपक्ष बिल्कुल मानसिक विकलांग, फिर से कह रहा हूं, उनको लगता है कि यदि हम ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे तो हमारे कहीं वोट ना कट जाए। जो मुस्लिम समाज की तुष्टिकरण को थोड़ा बहुत हमने सालों साल तक राज किया है, भाई 55 साल तो राज किया ही उन्होंने। तो उसके कारण मैं मानता हूं कि देश की सुरक्षा के आगे कोई विषय नहीं है। किसी को भी कुछ भी पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए। और यदि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति है जिसको लगता है कि ये कपड़ा पहन के उनको प्राइज नहीं देना चाहिए या कोई और चीजें हैं, तो वो आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए, ड्रेस कोड डिसाइड करना चाहिए, और उसमें वो यदि उस ड्रेस कोड को माने तो आए। कई बार मंदिरों में जाइए पैंट शर्ट नहीं है अलाउड है साउथ के मंदिरों में, तो आपको पहले से मालूम है ना कि हम नहीं पैंट शर्ट पहन जाते, साड़ी पहन के जाते हैं। हम लोग पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, हमको धोती पहननी पड़ती है, तो ये पहले से डिसाइड है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सब छोटी मोटी चीजों को छोड़कर देश के विकास पे काम करोगे तो देश आगे जाएगा। क्योंकि आने वाली संतति आपसे पूछेगी, आपकी संतानें पूछेंगी, नीचे की जनरेशन पूछेगी, जब देश बदल रहा था तो देश बढ़ाने वालों में से थे कि देश को पीछे करने वालों में। तो आप और हम बड़े गर्व से कहेंगे कि हमसे जो हो सका देश को आगे ले जाने में हमने काम किया। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। तो देखिए इन दो मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात करी। शुभेंदु जी ने जो जवाब दिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों के कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि शुभेंदु जी से हम पूछें, हमें जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि अगली बार हम वही सवाल लेके फिर से आपके पास जो है आए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।